हेलो मेरे यूपी पुलिस के शेर शेरनियों, क्या हाल हैं आप सभी के। चलिए भाई, कंटिन्यू करते हैं अपनी दहाड़ को। जल्दी एग्ज़ाम होगा उम्मीद है, लगे रहें कड़ी मेहनत के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ। कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास नोट्स को आप बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रैक्टिस भी हमारी तरफ से लगातार मिलती रहेगी। देखिए, जैसे जैसे चैप्टर हम क्लोज करते चले जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे, उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस ऐप पर आपको देते चले जाएंगे। वो प्रैक्टिस आपको करनी है, साथ साथ मेरे पढ़ते रहना है। प्रत्येक चैप्टर के बाद या कोई छोटा चैप्टर हुआ तो 2 या 3 चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट भी चलेगा, प्रैक्टिस भी चलेगी। और साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये आप लोगों के लिए बता दूं कि जो एपीएस के बैच में ऐप पर वोकैब डाली जा रही है, अभी उसमें आपका क्या चल रहा है, विलोम शब्द चल रहे हैं। विलोम शब्द की लगभग 1 या 2 क्लास और है, विलोम शब्द खत्म हो जाएगा। तो इस विलोम शब्द को बिल्कुल भी आप एपीएस का समझ के मत छोड़ देना कि भाई ये तो एपीएस के लिए चल रहा है। भाई ये वोकैब है, ये आपके लिए सेम है, ये सेम काम करेगी आपको। तो वहाँ पर तीन से 4 क्लास आपको विलोम की डाली जा चुकी हैं। उनको आप आधार बनाएं, उनको आप पढ़ें लगातार, वो आपके लिए ज़रूरी है, वो सेम है, ठीक है। उसमें कोई डीप नहीं है या कोई लाइट नहीं है कॉन्सेप्ट का। वोकैब तो वोकैब है, अच्छी तरीके से उसमें डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ सीट डाल दी गई है प्रत्येक क्लास के बाद, उसको बिल्कुल आप पढ़ें। और आज से हम हिंदी को शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से। और जीरो से मैंने बताया था कि हम या तो वर्णमाला से स्टार्ट कर लेंगे, या फिर हम व्याकरण से स्टार्ट कर लें, या फिर हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति से स्टार्ट कर लें। तो चलिए, हम वर्णमाला से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वर्णमाला से हम स्टार्ट कर लें क्लास को, ठीक है। वर्णमाला से आज इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से लेकर के चलेंगे, तैयार रहेंगे। यदि अगर सपना देखा है वर्दी शरीर पर लाने का, तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा, भीड़ से अलग। क्योंकि भीड़ जिस रिदम में तैयारी कर रही है, उससे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा हमें मेरिट में आने के लिए। और पहले जैसा वक्त नहीं रहा, वक्त बदल चुका है। कभी वो दौर था जब खून बहता था पसीनों में, मगर अब जिस्म जैसे ढल गए हों सब मशीनों में। कभी वो वक्त था जब सबकी सब सोना उगलती थी, मगर अब भूख उगती है जिधर देखो ज़मीनों में। ये किस मजबूर की आंखों से आंसू आज बह निकले, चमक देखी नहीं हमने कभी ऐसी नगीनों में। तो स्टार्टिंग में अगर तैयारी करने में कोई भ्रांतियां भी आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लाइनें आपने सुनी होंगी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें, कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आइए, जुड़ जाइए मेरे साथ पूरी लगन के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल वर्णमाला से। वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे बैच को। देखिए, इतने सारे नाम भगवान ने हमें दिए हैं वर्णमाला के, इसको हम वर्णमाला भी कहेंगे, इसको हम वर्णमातृका कहेंगे। वर्णमातृका मतलब मम्मी, वर्णमाला की मम्मी, वर्णमाला की माता। इसको हम वर्ण विचार के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ध्वनि चिन्ह भी कह के पुकारेंगे। और इसको हम लिपि चिन्ह भी कह देंगे। लिपि चिन्ह भी, इतने सारे नाम हैं, सब ध्यान रखेंगे। वर्णमाला तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको वर्णमातृका कहते हैं। इसको वर्ण विचार, वर्णों पर विचार करेंगे। इसको ध्वनि चिन्ह भी कहेंगे। ध्वनियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो वर्णमाला में हम क्या पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये ध्वनि चिन्ह है। ध्वनि चिन्ह कभी आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले ध्वनि चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आप कितना कहेंगे। हिंदी भाषा में ध्वनि चिन्हों की संख्या कितनी है, 52। मतलब जितने वर्ण हैं उतने ध्वनि चिन्ह हैं और उतनी लिपि चिन्ह है। लिपि चिन्ह अगर आपसे पूछे तब भी आप 52 बताएंगे। लिपियां पूछे तब एक अलग बात है, लेकिन लिपि चिन्ह पूछे तो कितने बताएंगे, 52 ही बताएंगे। अगर लिपियां पूछेगा तो लिपियां 22 बताएंगे। जितनी भाषा उतनी लिपियों का जिक्र भारत में मिलेगा।
भारत में और कितनी भाषाओं के 64 लिपियों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, प्राचीन एक बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था ललित विस्तर। तो ललित विस्तर में 64 लिपियों का ग्रंथ 64 लिपियों का जिक्र मिलता है। तो ये लिपियों की बात हम अंत में करेंगे जाकर के। अभी फ़िलहाल हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, वहाँ तक आप बिल्कुल एकचित होकर के आइए मेरे साथ। दो तरीके से वर्णमाला मैं पढ़ रहा हूँ। एक वर्णमाला का मूल जिसे हम कहेंगे संस्कृत वर्णमाला, एक हम वर्णमाला का बेस देखेंगे थोड़ा सा संस्कृत वर्णमाला। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ मुख्य बातें मैं इसमें संस्कृत वर्णमाला में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और एक हम पढ़ने वाले हैं भाई मेरे हिंदी वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला। ठीक, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एक फैक्ट हम क्लियर करेंगे यहाँ पर कि विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला कौन सी है। हम भारत की सबसे प्राचीन वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, हम विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के बारे में जानेंगे, फिर हम भारत की आधुनिक वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, 1950 की गठित वर्णमाला, जिस पर हम जिक्र करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है। फिलहाल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है भैया कि पहले तो आप वर्णमाला की परिभाषा बताएं, वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं परिभाषा लिख देता हूँ। क्या लिखूँ भाई, क्या लिखूँ कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमागत, भाई व्यवस्थित कहूँ या क्रमागत, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमागत समूह या समुदाय या संगठन को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह, समुदाय या संगठन को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमागत समूह का हो, समुदाय का हो या संगठन को वर्णमाला कहेंगे। एक चीज़ बिल्कुल याद रख लेना, वर्णों के समूह को वर्णमाला बिल्कुल ना कहेंगे, वर्णों के समूह को हम अक्षर कहेंगे। ये बात अभी हम रिकॉल करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अभी फिलहाल इतना याद रखें, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमागत समूह, समुदाय या फिर संगठन को वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला की बात करूं आप लोगों से, तो विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला कौन सी है भाई? तो हम लिखेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला, विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला ग्रीक वर्णमाला है। ग्रीक वर्णमाला है, ग्रीक वर्णमाला है, जिसके प्रथम दो वर्ण लिख देता हूं, ध्यान आएंगे, अल्फा बीटा है। पढ़े होंगे बचपने में अल्फा बीटा। ठीक है, जिसके प्राचीन दो वर्ण क्या हैं भैया मेरे? अल्फा बीटा हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई साई ये सब जो है ये ग्रीक वर्णमाला थी। इसके प्राचीन सबसे पहली वर्णमाला हमें यही देखने के लिए मिलती है। अब देखिए हल्का सा जिक्र करेंगे हम संस्कृत वर्णमाला के ऊपर। ठीक है साहब, संस्कृत वर्णमाला पर हम जिक्र करेंगे थोड़ा थोड़ा, इसको ध्यान से आप समझिएगा। संस्कृत वर्णमाला, सबसे पहले मैं संस्कृत वर्णमाला के लेखक की बात करूंगा कि संस्कृत वर्णमाला का गठन किसने किया, इसके लेखक कौन है। ठीक है साहब, संस्कृत वर्णमाला का गठन किसने किया और इसके लेखक कौन हैं। ठीक, तो अगर मैं लेखक की बात करूं तो इसके जो लेखक हैं वो हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ये संस्कृत वर्णमाला के लेखक हुआ करते हैं। एक फैक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत शॉर्टली मैं संस्कृत वर्णमाला पर जिक्र करूँगा, ज़्यादा लंबी डिटेल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। संस्कृत वर्णमाला का लेना देना नहीं है यूपी पुलिस में, बस थोड़ा सा मूल बता रहा हूँ, आधार बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ये आ रही है, लेखक महर्षि पाणिनि हो गए। चलिए, संस्कृत वर्णमाला का जो मूल स्रोत है, संस्कृत वर्णमाला का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत शिव पुराण है। क्या है भाई? शिव पुराण।
सबसे पहले जो जिक्र आपको मिलेगा ना वो शिव पुराण में मिलेगा, ठीक है, शिव पुराण है। दूसरी बात आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि इसका विधिवत वर्णन जो मिलेगा आपको ना, इसका विधिवत वर्णन कहाँ मिलेगा, इसका विधिवत वर्णन पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। मतलब पाणिनि के द्वारा लिखी हुई एक भाष्य है, एक रचना है, एक किताब है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में मिलता है, ठीक है साहब। एक और बात कर लेता हूं मैं। संस्कृत वर्णमाला की लिपि क्या है तो बात जानेंगे। इसकी लिपि ब्राह्मी थी, जबकि आज संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही है, आज संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी ये 3 फैक्ट मैंने लिखे यहाँ पर, 4 फैक्ट पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके कॉपी में अगर आप नोट करेंगे तो शायद जगह ना बचे, तो आप क्या करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला अलग एक हेडिंग बना लेंगे, ठीक है, एक सब हेडिंग बना लेंगे बीच में, और उसके नीचे पहले संस्कृत वर्णमाला के मैटर को निपटाएंगे। उसके बाद हिंदी वर्णमाला आप हेडिंग बना लेंगे, फिर हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे अगर जगह ना हो तो। चलिए, इसके लेखक महर्षि पाणिनि हैं। देखिए, महर्षि पाणिनि सबसे पहले वर्णमाला बनाने का प्रयास करते हैं, वर्णमाला को संगठित करने का प्रयास करते हैं, संश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से महर्षि पाणिनि को हिंदी का व्याकरण माना जाता है। व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण को जानने वाला, तो ये हिंदी के व्याकरण कहलाते हैं। सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान कराने वाले कौन थे? महर्षि पाणिनि। तो ये सबसे पहले हिंदी के व्याकरण माने जाते हैं, व्याकरण को जानने वाले मानते हैं। अब हुआ क्या, महर्षि पाणिनि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उस समय शिव जी का नाम प्रचलित है माहेश्वर। तो महर्षि पाणिनि ने 4 सनकादि सिद्धों को लेकर, सिद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे जाकर के कहाँ पर, जब हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी साहित्य, तो साहित्य में हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, तब हम सिद्धों के बारे में बताएंगे। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि महर्षि पाणिनि ने 4 सनकादि सिद्धों को लेकर के शिव जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के बाद जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो डमरू वादन करते हैं। जब उन्होंने डमरू वादन किया तो शिव जी ने डमरू वादन किया और साथ ही साथ नृत्य किया, तांडव नृत्य। तो शिव जी के डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। उन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र नाम दिया, और उन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार प्राप्त किए। जिन 42 प्रत्याहारों में पूरी संस्कृत वर्णमाला को कैद किया गया है। अब क्या थे ये माहेश्वर सूत्र और क्या थे प्रत्याहार, इनके बारे में हमें जानने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का विषय नहीं है। मैंने पहले ही कहा था हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से मस्ट है हम केवल उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बस 1-2 माहेश्वर सूत्रों के बारे में मैं जिक्र करूंगा आपसे। मैं ऐसे ही रफली बता दूंगा कि मान लो एक अच है और एक हल है, ये ठीक है, एक अच है एक हल है, ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है। इसमें अच के अंदर जो शामिल किया गया है वो सारे के सारे स्वरों को शामिल किया गया है। हल के अंदर जो शामिल किया गया है वो सारे व्यंजनों को शामिल किया गया है, व्यंजन यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। यण के अंदर जो शामिल किया गया है वो यारा लावा को रखा गया है। इसी तरह से पूरी की पूरी वर्णमाला को हमने कैद किया हुआ है। इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत वर्णमाला का जो मूल स्रोत दिखाई देगा वो शिव पुराण। आप इसमें जो मूल उत्पत्ति संस्कृत वर्णमाला की देखेंगे वो शिव पुराण में मिलेगी, लेकिन शिव पुराण में इसका व्याख्यान नहीं है। व्याख्यान के लिए अगर जाएंगे तो विधिवत वर्णन आपको मिलेगा पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हैं और 8 चौक 32 इसके आधार या पाद कहते हैं उसको, तो 32 इसके आधार हैं,
8 इसके अध्याय हैं। महर्षि पाणिनि इसके लेखक हैं। बर्रुचि या कात्यायन ने यहाँ पर वार्तिक लिखा, तो बर्रुचि या कात्यायन को अष्टाध्यायी का वार्तिकार कहा जाता है। ठीक है। और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिख करके महाभाष्यकार की पदवी धारण की। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मैंने बोल दी, सिस्टम हैंग हो रहा होगा। एक होती है रचना, रचना से थोड़ा सा बड़ा होता है भाष्य। ठीक है। जब एक रचना बहुत विस्तृत रूप में लिखी जाती है, एक बड़े आधार को मुद्दा बना करके लिखी जाती है, तो उसे हम भाष्य कहते हैं। और भाष्य से भी बड़ा होता महाभाष्य, और महाभाष्य से भी बड़ा होता टीका। ठीक। तो उन्होंने भाष्य लिखा, इस पर इसकी व्याख्या में भाष्य लिखा, तो इसलिए पतंजलि को भाष्यकार कहा गया अष्टाध्यायी का। और वार्तिक का मतलब है इन्होंने महाभाष्य की भी व्याख्या की, तो उनको वार्तिकार कहा गया। किसको? बर्रुचि या कात्यायन को। लेकिन ये सब बातें हमें जानने वाली ज़रूरत नहीं है जानने की। अब मैं एक चीज़ हल्के हाथ से ये बता दूं कि संस्कृत वर्णमाला 2 रूप होते हैं संस्कृत वर्णमाला के। एक आपकी लौकिक संस्कृत और एक आपकी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों और पुराणों की रचना उसमें हुई थी। वैदिक संस्कृत जिसमें जिस संस्कृत को हम देववाणी कहते थे, ठीक है, देव भाषा कहते थे, देववाणी कहते थे, बागधारा कहते थे, पवित्र भाषा कहते थे। ठीक है। तो वो थी आपकी वैदिक संस्कृत। और एक थी आपकी लौकिक संस्कृत, जो लोक से संबंधित थी, जगत से संबंधित थी, संसार से संबंधित है। आज भी हम उसको पढ़ते हैं। तो लौकिक संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो वो आज देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और वैदिक संस्कृत की बात करूं उस समय तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ठोक सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका रह गया है, उसको हम पूरा करें, फिर आप संस्कृत वर्णमाला का पूरा स्क्रीनशॉट मारेंगे और सीधे ही हम रुख करेंगे हिंदी वर्णमाला की तरफ। केवल और केवल सारी चीज़ों को छोड़ते हुए यहाँ पर मैं केवल और केवल इसके कुल वर्णों पर चर्चा कर रहा हूँ कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, कुल वर्णों पर अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 9 + 33 + 2 + 1 + 1। यहाँ पर देखें पहले ये हो कितने गए हैं, 9 और 33 कितने हुए आपके, 33 और 7 40, 40 और 2 42, 42 और 2 44, 44 और 2 46। वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में आपको 46 वर्ण मिलेंगे। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये आपके स्वर हैं। क्या हैं ये? स्वर। इन स्वरों में भी 5 स्वर जो होते हैं आपके, 5 जो होते हैं वो मूल स्वर हैं, और 4 जो होंगे वो आपके संयुक्त स्वर हैं। 5 मूल स्वर, 4 संयुक्त स्वर। 33 आपके व्यंजन हैं। व्यंजन कहो या मूल व्यंजन कहो, बस 33 होते हैं। 2 आपके अयोगवा हैं। अभी भरपूर चर्चा करेंगे अयोगवा क्या होता है। एक आपका उपदमानीय होता है, उपदमानीय होता है संस्कृत में, और एक आपका जिहामूलीय होता है संस्कृत में। ये थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। दरअसल जिहामूलीय और उपदमानीय का जो यूज होता है ना, वो केवल वेदों पुराणों में मंत्रों का जाप करने में होता है, केवल होत्र करते हैं इसको। उपदमानीय ये होता है पा के आगे ये अर्धचंद्राकार शाइन बना दिया जाता है, और यहाँ पर इसी प्रकार से का और खा के आगे अर्धचंद्राकार, ये होते हैं जिहामूलीय और ये होते हैं उपदमानीय। अयोगवा आप जानते हैं अंग और अह होते हैं, वैसे अभी जिक्र करने वाले हैं हम। ये टोटल वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला के। हम संस्कृत वर्णमाला में इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, कतई नहीं पढ़ने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। हल्के हाथ से थोड़ा सा जिक्र करूँगा मैं संस्कृत वर्णमाला का तब जब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तब हिंदी भाषा की उत्पत्ति में भी संस्कृत वर्णमाला का अपना रोल आएगा, तो वहाँ पर हम जिक्र करेंगे। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बड़ी खूबसूरती के साथ नोट्स को बनाइएगा। स्क्रीनशॉट लें और हम सीधे ही चलते हैं हिंदी वर्णमाला की तरफ। ठीक है साहब, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और हिंदी वर्णमाला की तरफ आएंगे अब हम।
मैं यहाँ पर अब एक हेडिंग बना रहा हूँ बच्चों, हिंदी वर्णमाला। इसके बारे में जिक्र होगा अब। ठीक है साहब, वही चीज़ें जो अभी हमने संस्कृत वर्णमाला के विषय में लिखी थी। पहली बात यहाँ पर मैं करने के लिए जा रहा हूँ कि इसके लेखक कौन हैं। तो इसको गठित करने वाले, इसका गठन करने वाले हैं, उनका नाम है जगदीप सिंह दांगी। जगदीप सिंह दांगी, या इन्हें प्यार से दादू कहते हैं। एक बात फिर मैं आपको बता दूं कि ये 1950 की गठित वर्णमाला को मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इनके बारे में बता दूं कि जगदीप सिंह दांगी या दादू ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र वर्धा में। महाराष्ट्र वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं कौन? जगदीप सिंह दांगी। यही 1950 की वर्णमाला के गठित वर्णमाला के लेखक कहे जाते हैं। ठीक है साहब, इतनी बात आ गई। ठीक, और कौन सा पार्ट इसका लेंगे? दूसरी बात मैं आपसे लिपि की कर लेता हूँ, चलिए, कि इसकी लिपि क्या है। इसकी लिपि क्या है? तो देखिए, इसकी लिपि देवनागरी है। इसकी लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी से इसका विकास माना जाता है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी भाषा भैया? हिंदी भाषा। छुटपुट फैक्ट ले लेते हैं, बहुत डीप में तो नहीं, कि देखिए 1947 में उत्तर प्रदेश में नागरी समिति का गठन हुआ था, नागरी सुधार समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर थे। ठीक है, इसके बाद फिर से नागरी सुधार समिति बनी थी, उसमें आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता थी और काका कालेकर उसके संयोजक थे। ठीक, तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इतनी डीप चीज़ें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये नागरी सुधार से केवल हम एक बात जान ले रहे हैं यहाँ पर कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन आपका मिला हुआ है, प्रैक्टिस सेट वगैरह में रखा हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आप देखेंगे तो भैया आप जानेंगे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है। गुजरात, और गुजरात में भी कहाँ पर भैया? गुजरात में जयभट्ट के शिलालेखों में। गुजरात में जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, इसी से रिलेटिव फैक्ट है, देवनागरी लिपि का प्रथम शिलालेख कहां पर मिला? अलग बातें दोनों। देवनागरी लिपि प्रथम शिलालेख कहां पर मिला? पहला शिलालेख गुजरात में प्रयोग हुआ था सबसे पहले, और प्रथम शिलालेख जो मिलता है वो उस शिलालेख का नाम है समगंध शिलालेख। सही है, समगंध शिलालेख।
सबसे पहले जो जिक्र मिलेगा शिलालेख के रूप में, पहला शिलालेख जो है वो समगंध शिलालेख है। सबसे पहले जो प्रयोग है वो गुजरात में जयभट्ट के शिलालेखों में मिलेगा, ठीक है। और लिपि क्या है इसकी, देवनागरी। और जगदीप सिंह दांगी इसके क्या हैं, लेखक हुआ करते हैं। 4 पॉइंट लिखे, चारों फैक्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक। आगे देखेंगे, आगे बात करता हूं मैं। देखिए बहुत अच्छी बात मैं ये कर रहा हूं कि हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि उचित लिपि है, ये सुझाव लेकर के सबसे पहले कौन आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम अगर सुझाव दिया तो वो किसने दिया था। तो देवनागरी लिपि का सबसे सर्वप्रथम सुझाव देने वाले जो थे वो हैं भैया शारदा चरण गुप्त। याद रखेंगे, ये हैं शारदा चरण गुप्त। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम सुझाव देने वाले शारदा चरण गुप्त थे। अगला फैक्ट जोड़ रहा हूं मैं यहां पर कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि अपनाने की बात किसने कही। कि भाई लिपि सही है, काम चल जाएगा, हैं। इससे पहले खरोष्टी को हटा दिया गया था, हैं। खरोष्टी लिपि जो है वो उपयुक्त लिपि नहीं मानी गई थी, ठीक। तो ब्राह्मी से तो बदलाव हुआ ही, खरोष्टी लिपि हिंदी के लिए उपयुक्त नहीं थी। क्यों नहीं थी ये हम लिपियों में जिक्र करेंगे, लेकिन देवनागरी लिपि ही सर्वश्रेष्ठ लिपि है हिंदी भाषा के लिए। ऐसी बात कहने वाले कि भाई यही लिपि उचित लिपि है, इसको राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दे दिया जाए, तो ये बात बोलने वाले जो थे वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास, इन्होंने इसको राष्ट्रीय लिपि का दर्जा देने की बात कही। एक अन्य फैक्ट यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि वर्णमाला में, बहुत मोस्ट फैक्ट है ये, वर्णमाला में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग की बात सबसे पहले किसने कही। ठीक है साहब, वर्णमाला में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग की बात करने वाले, ऐसे लिख देता हूं मैं, अनुस्वार के प्रयोग की बात कही, ठीक। तो सेम फैक्ट जोड़ेंगे, श्याम सुंदर दास। बहुत मोस्ट फैक्ट है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इसके बिना भाषा बिल्कुल अटपटी सी हो गई थी, हमारी हिंदी बिल्कुल अटपटी सी हो गई थी। तो श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि पंचमाक्षर के बाद, पंचमाक्षर क्या होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे का खा गा घा ण, चा छा जा झा या, टाठा डाढ़ा ण, ताथा दाधा न, पाफा बाभा म। तो इनकी जगह पर अनुस्वार के प्रयोग की बात कही। यदि ऐसा नहीं कर रहे थे हम, तो देखिए जरा क्या हो रहा था यहाँ पर। जैसे हम लिख रहे हैं संकल्प, तो हम संकल्प ऐसे लिखेंगे, संकल्प। हम संध्या ऐसे लिख रहे थे, संध्या, ठीक है। अगर हम अलंकार लिख रहे थे तो हम अलंकार ऐसे लिख रहे थे, इस तरीके से लिख रहे थे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि ये जो पंचमा अक्षर हैं, इनकी जगह पर अगर अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाए तो काम चल जाएगा, ठीक। क्योंकि ये जो ध्वनि देता है ये अनुस्वार की ध्वनि देता है। तब उन्होंने कहा कि अगर संकल्प ऐसे ना लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, काम चलेगा। संध्या हम ऐसे लिख सकते हैं, काम चल जाएगा। भाषा अटपटी होने से बच जाएगी, शब्द बड़े होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने वाले कौन थे, श्याम सुंदर दास। इतने सारे फैक्ट्स को हमने यहाँ पर जोड़ा है अभी वर्णमाला से, और इससे ज़्यादा डीप हम चीज़ों को लेकर के जाना नहीं चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्लियर। मतलब एक दो फैक्ट अभी और मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। और हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। एक दो फैक्ट लीजिएगा, टाइम देखना क्लास का कितना हो गया, 30।
चलिए 1-2 मिनट और मैं इसमें कर लेता हूँ, वरना क्लास लंबी खींचेगी। चलिए 1-2 फैक्ट पर और चर्चा कर लेता हूँ छोटा। देखिए अनुस्वार, अब अनुस्वार अगर आ गया तो मैं इसी का जिक्र कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें कल जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, यहीं पर जोड़ेंगे अयोगवा। मैं अयोगवा की अवधारणा से आपको अवगत करा रहा हूँ। अयोगवा क्या है, इसको बड़ी ध्यान से समझ लेना। अयोगवा, ठीक है। अयोगवा होते क्या हैं, ये 2 होते हैं, एक होता है मेरे भाई अनुस्वार, एक होता है अनुस्वार और एक होता है आपका विसर्ग। एक अनुस्वार होगा और एक क्या होगा, विसर्ग होगा, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, अंग, और विसर्ग क्या होता है, अह। क्लियर, 2 बातें बता रहा हूं यहां पर, आप ही से पूछ रहा हूं कि अंग को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अंग ऐसे शुद्ध वर्तनी में, तो ये आएगा। और एक में इसके योग की अगर मैं बात करूं तो अंग का जो योग है ना वो है आ प्लस ये, ऐसे इसको अगर मैं लिखूं वर्तनी में तो ये है, और अगर मैं इसके योग की बात करूंगा तो ये आ प्लस ये, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कुछ लोग यदि इसको कह रहे हैं स्वर, अगर आप लोग इसको स्वर कह रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर स्वर है तो फिर ये व्यंजन क्यों नहीं है, ये व्यंजन भी तो हो सकता है। इसके अंदर स्वर की उपस्थिति है तो व्यंजन की उपस्थिति है, अतः मैं कह सकता हूं कि यदि आपने इसको स्वर कहने की कोशिश की तो मैं इसको व्यंजन कह दूंगा, और यदि आपने इसको व्यंजन कहने की कोशिश की तो मैं इसको क्या कह दूंगा, स्वर कह दूंगा। इसका मतलब ना मैं आपको इसे व्यंजन कहने दूंगा और ना ही मैं आपको इसको स्वर कहने दूंगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। उन्होंने एक फैक्ट यहां पर और छोड़ा, उन्होंने यहां पर यह पूछा कि अंग जो बना हुआ है वो आ प्लस किसके योग से बना है, ये आ प्लस किसका योग है, इसका नाम क्या है जो मैंने ये लगाया है। तो बात समझ में आ नहीं रही, आ प्लस ये किसका योग है जो मैंने यहां लगाया है, ठीक है। तो ये है आपका आ प्लस, अब कुछ लोग कह रहे हैं बिंदी है ये, कुछ लोग कह रहे हैं बिंदा है ये, कुछ लोग कह रहे हैं गुल्ली है ये, कुछ लोग कह रहे हैं गुल्ला है ये है क्या, ये बिंदी है, बिंदा है, गुल्ला है, गुल्ली है क्या। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर नाम निकल करके आया नहीं। इसका मतलब ये कह रहा हूं कि ये था तो योग, लेकिन ये योग समझ में नहीं आया हमारे कि योग था तो, लेकिन ये किसका योग था। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर ये समझ में आ गया होता तो मैं इसको कहता योग वाह, और अगर ये समझ में नहीं आया इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, अयोग वाह। सेम केस यहां पर होगा। और ऐसा कहने वाले कौन थे, ऐसा कहने वाले थे किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी। सीधा सीधा मैं फैक्ट यहां पर ये जोड़ रहा हूं आपके लिए कि अयोगवा की अवधारणा देने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे, किशोरीदास वाजपेयी थे। अतः किशोरीदास वाजपेयी अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वर कह रहे हैं और ना ही व्यंजन कहने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अयोगवा वर्ण हैं, ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन, ये अयोगवा वर्ण हैं, ठीक है। बस 1 मिनट का समय और मैं लूँगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट खींचिए आप, मारिए, और इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। केवल वर्णों पर चर्चा कर रहे हैं हम, केवल वर्णों पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। बाकी मैंने बहुत लाइटली लिया है, इसके स्क्रिप्ट को मैंने डीप पढ़ाया ही नहीं है। आपका पुलिस, यूपी पुलिस के हिसाब से हम इतनी चर्चा करने का हमारा दायित्व बनता है, इससे ज़्यादा हम बात इस पर नहीं कर रहे हैं। कुल वर्णों की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखना, कुल वर्ण जो हो जाएंगे आपके, कुल वर्ण वर्णमाला में होते हैं मेरे भाई 52, और यही अगर आपसे उच्चारण के आधार पर पूछेगा, उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होगी, 45। ये 45 होंगे आपके 10 प्लस 33 प्लस 2, 10 यहाँ पर स्वर होंगे, 33 यहाँ पर व्यंजन होंगे, और 2 वही होंगे अयोगवा, ठीक है। अयोगवा है, समझ जाना ये अयोगवा है, क्लियर। हम बताएंगे यहाँ पर कि स्वरों की संख्या तो 13 होती है, लेकिन ये 10 कैसे रह गई।
इसके बारे में जिक्र आपका कल की क्लास में होगा। और यदि आपसे लेखन के आधार पर पूछ लेना, लेखन के आधार पर वर्ण पूछ ले, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो आप लगा देंगे 55 होते हैं। अब 55 कैसे कैसे होते हैं ये बात आप जानेंगे। तो जब आप 55 वर्ण पूरा कर रहे होंगे तो ये लिखेंगे आप 11, ये लिखेंगे 55 वर्ण पूरा करने के लिए 11 प्लस लिखेंगे 2, ठीक है, प्लस लिखेंगे आप 33, प्लस लिखेंगे आप 4, प्लस लिखेंगे आप 2, प्लस लिखेंगे आप 3। 11 के बारे में बता दूं तो ये स्वर है मेरे भाई, 2 के बारे में बता दूं तो ये वही है अयोगवा, तो 11 और 2 कितने हो गए, 13 हो गए। 33 के बारे में बता दूं तो ये व्यंजन है आपके, लेकिन व्यंजन भी कैसे, मूल, ये मूल व्यंजन है। 4 की अगर मैं बात करूं तो ये संयुक्त व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे। अगर मैं 2 की बात करूंगा तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। और अगर मैं इन 3 की बात करूंगा ना तो ये आगत वर्ण होंगे, आगत, ये हमारे आगत वर्ण हैं, आगत वर्ण हैं। वर्ण इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें एक स्वर है, एक स्वर है और 2 आपके व्यंजन हैं। देखिए दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये ठीक है। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, 11 स्वर हो गए और 2 आपके अयोगवा हो गए, 33 आपके व्यंजन हैं, 4 आपके संयुक्त हैं। अगर कुल व्यंजन पूछेगा आपसे तो 33 और 4 37 और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 37 और 2 39, आप 39 व्यंजन बताएंगे कुल। अगर एग्जाम में पूछ ले कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 39 होगी। 3 मैंने आगत लिखे हुए हैं, आगत वर्ण, जिसमें से कि एक स्वर है और 2 आपके व्यंजन हैं। कौन सा एक स्वर है आगत, कौन से 2 व्यंजन हैं आपके आगत विदेशी, ठीक है। कौन से उत्क्षिप्त होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, अयोगवा कौन से होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, इसकी डिटेल में चर्चा हम आपकी कल की क्लास में करने वाले हैं। फिलहाल गिन लें इसको कि ये कितने हैं। तो ये कितने हो गए, 11 और 2 13, 13 और 33 कितने हो गए, 13 और 33, 33 और 10 कितने हो गए, 43 और 13 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52, 52 और 3 कितने होते हैं, 55। कभी कभी एक अवधारणा आपको मिलेगी किसी ना किसी किताब में देखने के लिए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या जो होती है 57 होती है। उसका आधार ये है कि वो यहाँ पर किताब में लिख देता है 5 आगत वर्ण, ठीक है, आगत वर्ण 5। जैसे व्यंजन जा और फा होता है केवल, लेकिन कुछ किताबें मान लेती हैं का खा गा, का खा और गा, इनको भी आगत मान लेती हैं, तो इस आधार पर वो 55 लिख देती हैं। लेकिन जो रियल फैक्ट है वो 45 का है। अब मैं कुल वर्णों पर चर्चा कर रहा हूँ, कुल 52 वर्णों की चर्चा मैं करूँगा। तो वही आधार है, देखो 11 आपके स्वर हो गए, जानते हैं आप, प्लस 2 आपके अयोगवा हो गए, जानते हैं आप, प्लस 33 आपके मूल व्यंजन हो गए, जानते हैं आप, प्लस 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, जानते हैं आप, प्लस 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए, जानते हैं आप। मतलब वही है, बस आगत छोड़ दिए गए हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। ये 52 का हिसाब आपका पूरा है, ठीक है साहब। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। और यदि क्लास आज समझ में आई हो, थोड़ी सी लंबी हुई है, लंबी भी नहीं हुई है, बस इतनी तो क्लास कम से कम चलेगी। अगर टाइम पे कोर्स को ख़त्म करना है तो 35-40 मिनट की क्लास हमें करनी होगी। और इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अपना बेहतरीन सा एक नोट्स बनाएं ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। हालांकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स और टाइप नोट्स भी ऐप पर डलवा दूंगा, फिर भी आप यदि नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा परिमार्जन आएगा आपको, मतलब पढ़ने में सीखने में ज़्यादा पौष्टिकता आएगी। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, फिर भी आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। और आपकी जो प्रैक्टिस शीट वगैरह है उसको भी हम ऐप पर डलवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद क्लास, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम इसी समय, धन्यवाद।